शिष्य तेज प्रताप, और वह तो ये भी कह रहा है, नमस्कार गुरुजी। तेज प्रताप ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दक्ष के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करते हुए झुक गए। लेकिन इस समय शर्मा परिवार में हर कोई, सामने वाले हॉल से लेकर बगीचे तक, अपनी जगह पर जम गया, स्तब्ध हो गया। हर कोई दक्ष को अविश्वास से घूर रहा था, उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी, उनकी आंखें भय और सदमे से भरी हुई थीं। फिर उन्होंने तेज प्रताप की ओर देखा और उसकी मुद्रा देखकर उन्हें तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। बकवास! क्या तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो, तेज प्रताप? क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? पूरा शर्मा परिवार अचंभित रह गया। मेहमान हैरान रह गए। हितेश शर्मा, रमेश शर्मा, नरसिंह शर्मा और अन्य सभी समान रूप से स्तब्ध थे। किरण और चिरंजीत को भी फ्रीज कर दिया गया। दादाजी, रितिका, उनकी सास रिया और अन्य सभी के मुंह आकार में खुले हुए थे। लगभग सभी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, सिवाय जब भवनी ने सबके हैरान चेहरे देखे तो वह मुंह बनाकर बैठ गई और उसके मुंह से शब्दहीनता की लहर दौड़ गई। ये बूढ़ा आदमी वाकई जिद्दी है, उसने दक्ष का शिष्य बनने की ठान ली है। वह तेज प्रताप और दक्ष के रिश्ते के बारे में जानती थी और उसने तेज प्रताप को एक से ज्यादा बार शिष्य बनने की कोशिश करते हुए देखा था। उसने उस BMW कार में दोबारा भी कोशिश की थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया, यद्यपि केवल नामात्र के शिष्य के रूप में। दक्ष ने महसूस किया कि तेज प्रताप अभी एक साधारण शिष्य बनने के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें शुरुआत में एक नामात्र का शिष्य पद दिया, जिसका धीरे धीरे मूल्यांकन किया जाना था। वह BMW कार भवनी द्वारा पहले ही घर ले जाई जा चुकी थी। सबको काफी देर तक सदमे में और बोल न पाने की हालत में देखकर भवनी को मजा आया। हैरान हो गए ना, मैं भी उनसे बहुत डर गई थी। तेज प्रताप ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और झुक गए, जबकि दक्ष ने बस शांत और तथ्यात्मक के साथ जवाब दिया। सब लोग, क्या मैं अपनी पकड़ खो रहा हूं या तुम अपनी हद से ज्यादा बड़े हो रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो कि कहकर जवाब दोगे? हर कोई रोना चाहता था। शर्मा परिवार के कई बुजुर्ग लोग दौड़कर आए, उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी। रितिका ने भी जल्दी से दक्ष को पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, दक्ष, तुम पागल हो क्या? तुम बस कैसे कह सकती हो? दक्ष भी अवाक होकर उसकी ओर देखने लगा और बोला, तो फिर मैं क्या जवाब दूं? क्या मैं उससे पूछूं कि क्या उसने खाया है? रितिका, क्या तुमने खाया है? यह क्या बकवास है? रितिका तुरंत भड़क उठी और दक्ष को पकड़ने और उसे पीटने के लिए तैयार हो गई। न केवल उसके मन में यह विचार आया, बल्कि शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों और मेहमानों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वे दक्ष को पीटना चाहते थे। तुमने अभी कहा और अब तुम पूछना चाहते हो कि क्या उसने खाया है? लेकिन गहराई से सोचने पर इससे बेहतर कोई उत्तर नहीं मिला, खासकर तब जब तेज प्रताप उन्हें एक कनिष्ठ शिष्य की तरह अभिवादन कर रहे थे। अपनी सामान्य बातचीत में किसी कनिष्ठ शिष्य का सामना करते समय वे भी बस कहते थे। कुछ अलग थलग रहने वाले लोग तो उन्हें अनदेखा भी कर देंगे, लेकिन यह एक जैसा कैसे हो सकता है? वह तेज प्रताप था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि तेज प्रताप को क्या हो गया है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? रितिका भी चिंतित थी। उसने दक्ष को एक तरफ खींचा और तेज प्रताप को एक गहरा सच्चा प्रणाम किया। हालांकि तेज प्रताप ने टाल दिया, मालकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रितिका हक्की बक्की रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वरिष्ठ महोदय, कृपया मजाक मत कीजिए। आप मेरे दादाजी की ही पीढ़ी के हैं और आप सागरनगर शहर के शीर्ष विशेषज्ञ भी हैं और आपका दर्जा मेरे दादाजी से कहीं ऊंचा है। आप मुझे मालकिन कैसे कह सकते हैं? शर्मा परिवार के लोग भी दंग रह गए। बूढ़ा आदमी भी हतप्रभ था, लेकिन फिर उसे कुछ सूझा और उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। केवल अन्य लोगों के चेहरे पर संदेह और अनिश्चितता थी। उनके चेहरे अत्यंत कुरूप थे और आंसू बहने की कगार पर थे। तेज प्रताप ने गंभीरता से कहा, आप मेरे स्वामी की पत्नी हैं, इसलिए आप मेरी रखेल हैं। रितिका बेहद परेशान हो गईं। उन्होंने जल्दी से दक्ष को अपने पास खींचा और कहा, दक्ष, जल्दी करो और समझाओ सीनियर तेज प्रताप को बता दो कि तुम उनके गुरु नहीं हो और वह गलतफहमी में हैं। दक्ष ने चंचल भाव से देखा और कहा, बूढ़ी ली, तुमने उसकी बात सुनी है ना? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। इस बार मैं तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मालकिन तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है। तेज प्रताप का चेहरा तुरंत उतर गया। वह रितिका का हाथ पकड़कर शिकायत करना चाहता था, लेकिन दक्ष की अधिकार भावना को सोचकर वह सिर्फ एक उदास चेहरा ही बना सका। उसने कहा, मालकिन, मैंने पूरी लगन और ईमानदारी से गुरु की सेवा की है। आप मुझे क्यों नहीं चाहती? मैंने क्या गलती की? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूँ, मेरी साधना गहन है और मैं सागरनगार शहर का सबसे बड़ा विशेषज्ञ हूँ? नहीं, यह अन्याय है। कम से कम मेरे साथ तो अन्याय है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब चाहता हूँ? ये सब जन्मजात हैं। क्या हम सांसारिक पूर्वाग्रहों को दरकिनार नहीं कर सकते?
इतना अश्लील क्यों बने और चीज़ों को उम्र, हैसियत और ताकत के आधार पर क्यों देखें? हर कोई आश्चर्य से तेज प्रताप को देख रहा था। रितिका भी अवाक रह गई, अविश्वास से उसे देख रही थी। हितेश शर्मा और अन्य लोग पहले से ही अवाक थे, एक शब्द भी कहने में असमर्थ थे, और साथ ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे चुपके से पीछे हट गए। दक्ष ने मुंह बनाया। उसे हमेशा लगता था कि यह बूढ़ा आदमी अपनी तारीफ करने के तरीके ढूंढता रहता है। इस समय रितिका को लगा कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सही नहीं है और वह रोना चाहती थी। वरिष्ठ, आप एक वरिष्ठ हैं। क्या आपको यकीन है कि आपके स्वामी दक्ष हैं? बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और जल्दी से कहा, ये सही है सीनियर तेज प्रताप, आप सागरनगर शहर के शीर्ष विशेषज्ञ हैं, वंश परिवार के पुराने मुखिया। आप दक्ष जैसे निकम्मे व्यक्ति के शिष्य कैसे बन सकते हैं? दक्ष शर्मा परिवार का एक निकम्मा दामाद है, सागरनगर शहर का सबसे निकम्मा दामाद, जो सिर्फ शर्मा परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करता है, एक बेवकूफ़ जो नौकरों के आगे पीछे घूमता रहता है। वो तुम जैसे तलवारबाज का सरदार कैसे हो सकता है? वरिष्ठ तेज प्रताप, दक्ष योग्य नहीं है। अगर आप गुरु लेने पर अड़े हैं तो मैं विचार कर सकता हूँ। स्विश स्विश स्विश। तेज प्रताप क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया। जिन कुछ मेहमानों ने कुछ कहा था उन्हें तुरंत ही काट दिया गया, उनकी अंगुलियों का एक हिस्सा कट गया तथा उनके चेहरों पर तलवार के 2 निशान रह गए। भयभीत होकर वे कुछ लोग तुरंत चुप हो गए, भयभीत होकर पीछे हट गए, उनके सिर में झुंझुनी हो रही थी, वे अविश्वास से भर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक के बारे में बुरा बोलने की? क्या तुम मुझे, तेज प्रताप, गंभीरता से नहीं लेते? मैं तेज प्रताप हूँ, सागरनगर शहर का सबसे बड़ा विशेषज्ञ। सबकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें सच में पता है कि तुम सागरनगर शहर के सबसे बड़े विशेषज्ञ हो? तो फिर तुम दक्ष जैसे निकम्मे आदमी को अपना गुरु क्यों बनाओगे? रितिका को लगा कि तेज प्रताप पागल हो गए हैं। कोई स्पष्ट उत्तर न पाकर उन्होंने दक्ष को पकड़ लिया और गंभीरता से बोली, दक्ष, आखिर क्या हो रहा है? सीनियर तेज प्रताप तुम्हें अपना गुरु बनाने पर क्यों अड़े हैं? दक्ष ने कहा, शायद उसने देखा कि मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूँ। रितिका, सब लोग। रितिका ने अपनी आंखें घुमाईं, अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तो क्या आप वास्तव में सीनियर तेज प्रताप के गुरु हैं? दक्ष ने कहा, कुछ हद तक, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं। रितिका और बाकियों ने राहत की सांस ली। कुछ कुछ का क्या मतलब था? शायद इसका मतलब था कि वह ऐसा नहीं था। दक्ष ने आगे कहा, वह सिर्फ मेरा नामात्र का शिष्य है और मैं उसे कभी भी संप्रदाय से निष्कासित कर सकता हूँ। वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। रितिका ने भी अपनी आंखें घुमाईं और दक्ष को घूरा। उसने डांटते हुए कहा, दक्ष, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम जानती हो कि तुम जो कह रही हो वह सीनियर तेज प्रताप का अपमान है? वह सागरनगर शहर के शीर्ष गुरु हैं और वंश परिवार के पूर्व मुखिया हैं। वह आपके शिष्य कैसे हो सकते हैं, और वह भी एक पंजीकृत शिष्य? जब उसने अंतिम 4 शब्द कहे तो वह इतनी शर्मिंदा थी कि उन्हें बोल भी नहीं पाए। ये बहुत घमंडपूर्ण था। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। उसने शुरू में सोचा था कि दक्ष में उसकी तुलना में ज्ञान, कौशल, संपर्क और क्षमता की कमी है और उसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। कम से कम उसका चरित्र अच्छा था और उसकी नैतिक स्थिति अच्छी थी। कौन जानता था कि अब वह और अधिक घमंडी होता जा रहा था। रितिका बहुत निराश, टूटा हुआ और खुद को बहुत धिक्कार रहा था। दक्ष, शेखी बघारना बंद करो। सारी गलती मेरी है कि मैंने पहले तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, सिर्फ काम पर ध्यान दिया। कल से तुम मेरे साथ काम पर आओगे। मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दूंगा और तुम्हारे पिछले जीवन यापन का खर्च भी चलता रहेगा। सीईओ वांग, सीईओ कियान और अन्य लोग अवाक रह गए। उसने जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 300 मिलियन खर्च किए और आप उसे प्रति माह 10,000 रुपये की पेशकश कर रहे हैं। चित्रा ने भी चुपके से अपना सिर हिलाते हुए हंसी उड़ाई। रिया ने आंखें घुमाईं, वह अपनी बहन से कहना चाहती थी, तुम्हारा पति मुझे जेब खर्च के रूप में 10 मिलियन देता है। दक्ष मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं चलेगा। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा मिल गया है और मैं उसे विकसित करने की योजना बना रहा हूँ? कल से मैं योजना बनाऊंगा। रितिका को गुस्सा आया, क्या अब आपको डींगे मारने की लत लग गई है? तेज प्रताप को लगा कि वह उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकता, अन्यथा दक्ष उसे फाड़ देगा। इसलिए उसने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु ने मेरी लंबे समय से चली आ रही बीमारी को ठीक किया और मेरी साधना को आगे बढ़ाने में मदद की, इसलिए मैं उनका शिष्य बन गया। तेज प्रताप ने धीरे से कहा। ये सुनकर सभी लोग फिर से आश्चर्य से दक्ष की ओर देखने लगे। शर्मा परिवार के कुछ बुजुर्ग और यहाँ तक कि बीमार तीसरे चाचा भी चमकती आंखों से दक्ष को देख रहे थे। यहाँ तक कि बूढ़े मास्टर ने भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और देखा। वे सभी अचानक दक्ष की ओर देखने लगे, तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि तेज प्रताप दक्ष के बारे में इतना अच्छा सोचते थे और उनके शिष्य बनने की बात करते रहते थे।
तो यही वजह थी। दक्ष ने उसे ठीक कर दिया और तेज प्रताप एक विनम्र सज्जन होने के नाते आभारी थे और इस प्रकार उन्होंने खुद को एक शिष्य के रूप में संदर्भित किया। बात बस इतनी सी है कि दक्ष ने स्थिति का फायदा उठाते हुए बेशर्मी से इस शिष्य को स्वीकार कर लिया। संभवतः तेज प्रताप एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते दक्ष के जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए उनके पंजीकृत शिष्य बन गए। वास्तव में उनका संबंध उद्धारकर्ता और बचाए गए का था, न कि गुरु और शिष्य का। उन्हें लगा कि मामले की सच्चाई यही होगी। ऋतिका और अन्य लोगों को अचानक समझ आ गया। सास रुचिका ने भी ओल्ड मास्टर के ठीक होने के बारे में सुना था और उसने सोचा कि तेज प्रताप भी शायद वही है। उन सभी ने राहत की सांस ली और साथ ही दक्ष को बड़े आश्चर्य से देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये दक्ष उन महान गुरुओं की चोटों को बार बार ठीक करने में सक्षम होगा और यहाँ तक कि उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। सास ने हंसते हुए कहा, बड़ेली, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दक्ष को यही करना चाहिए। प्रशिक्षुता की बात फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं, रुचिका, अच्छी तरह जानता हूं कि दक्ष किस तरह का व्यक्ति है। वह तुम्हारा स्वामी बनने के योग्य नहीं है। रमेश शर्मा सहित शर्मा परिवार के कई लोग भी चिल्लाए, हाँ हाँ, दक्ष तुम्हारा स्वामी बनने के योग्य नहीं है। चेतन परिवार के चिरंजीव ने भी गंभीर भाव से कहा, भाईली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद को इस तरह से गिरा देंगे। भले ही दक्ष ने आपकी जान बचाई हो, फिर भी इस तरह से खुद को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चिरंजीव तेजी से चिल्लाया। तेज प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। चिरंजीव क्रोधित हो गए और बोले, तुम दक्ष के लिए खड़े होना चाहते हो। ठीक है, मुझे देखने दो कि अपनी चोटों से उबरने के बाद तुम कितने मजबूत हो गए हो। तुरंत वह सीधे आगे बढ़ा और चेतन परिवार के उलझे हुए रेशमी हाथ और मुश्किल हाथ को एक साथ खोल दिया। तेज प्रताप ने भी ठंडी सांस ली। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली, बस कुछ अस्पष्ट लगने वाली हथेली की तकनीकों का इस्तेमाल करके बचाव किया। चिरंजीव का चेहरा बहुत ही भद्दा था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर वार किया, उसे पता चल गया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए, बस विस्मय से देखते रहे। क्या यह अव्वल दर्जे के महारथियों के बीच का द्वंद्व था? ये वाकई असाधारण था। प्रथम श्रेणी के स्वामी भयानक रूप से शक्तिशाली थे। भीड़ में सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा और खुद से बुदबुदाया, तुम लोग अभी तक नहीं पहुंचे हो, उन्होंने दिखावा करना बंद कर दिया है, धिक्कार है। सागरनगर शहर, चाओयांग स्ट्रीट। एक मर्सिडीज बेंज कार में 2 लड़कियां ड्राइवर और यात्री सीटों पर थीं तथा 2 पुरुष पिछली सीट पर थे। यदि दक्ष यहाँ होते तो वे पहचान जाते कि ड्राइवर संस्थान के निदेशक सिमरन थे और यात्री सीट पर बैठी महिला लगभग 30 वर्ष की थी, गोरी त्वचा और अच्छी तरह से बनाए रखा हुआ था। दोनों कभी कभी पीछे की सीट की ओर देखते थे और पीछे की सीट पर 2 बूढ़े आदमी बैठे थे जो कोई और नहीं बल्कि 2 बुजुर्ग फैंग और यून थे, जिन्हें दक्ष ने सागरनगर शहर से गुमराह कर दिया था और फिर वापस आ गए थे। वे अभी भी धूप का चश्मा पहने हुए थे, मुस्कुराए बिना। एल्डर यून ने कहा, जूनियर भाई फैंग, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इन दोनों महिलाओं के इरादे बुरे हैं। एल्डर फैंग ने कहा, वे हमें बेचेंगे नहीं, है ना? एल्डर यून ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक वे हमें उस बदमाश तक पहुंचा सके जिसने हमें गलत दिशा दी थी, तब तक सब ठीक है। एल्डर फैंग ने कहा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया हूं। संप्रदाय ने हमें किस लिए भेजा है? एल्डर यून ने कहा, कोई बात नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस उस छोटे शैतान द्वारा गलत निर्देश दिए जाने से बहुत क्रोधित हूं। सिमरन और यात्री सीट पर बैठी महिला दोनों पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें हमेशा लगता था कि ये दोनों बूढ़े आदमी सरल नहीं थे और वे वीचैट के माध्यम से गुप्त रूप से संवाद करते थे। सिमरन, वान किंग, इन 2 लोगों ने हमें रोका और किसी के बारे में पूछा जो संभवतः दक्ष है, जिससे मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। वान किंग, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें उन्हें तुम्हारे मालिक के पास ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? सिमरन, चिंता मत करो, मेरे गुरु एक दिव्य चिकित्सक हैं और उनके पास एक अनुयायी है जो प्रथम श्रेणी का गुरु है और उन्हें नियंत्रण में रख सकता है। वान किंग, तो क्या आपने दक्ष को सूचित कर दिया है? सिमरन, मैंने उसे एक संदेश भेजा है। शर्मा परिवार सामने हॉल उद्यान। दक्ष के फ़ोन पर सिमरन का एक वीचैट संदेश आया। उसने उस पर नज़र डाली। दक्ष, 2 अजीब बूढ़े आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वे आक्रामक लग रहे हैं और बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं हैं। हम उन्हें मेरे मालिक फ़ोन क्यू के पास ले चलेंगे। तुम पहले छिप जाओ और फिर बाद में मेरे मालिक से मिलने आओ। नीचे 2 बुजुर्गों फैंग और यून की तस्वीर थी, जिसे देखकर दक्ष को तुरंत उनकी याद आ गई। वह जानता था कि ये दोनों शायद परेशानी खड़ी करने आ रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें गलत रास्ता बताया था और उसे पछतावा भी हुआ। मुझे उन्हें उसी समय लिफ्ट दे देनी चाहिए थी, लेकिन विवेक कुमार इतनी जल्दी आ गया, ये परेशानी की बात है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तेज प्रताप और चिरंजीव लड़ रहे थे। थोड़ी सी बहस के बाद विजेता का फैसला हो गया।
चिरंजीत एक चाल से हार गया, घुराया और आधा कदम पीछे हट गया। किरण जल्दी से उसके पास आया और सतर्कता से तेज प्रताप को घूरने लगा। शर्मा परिवार और बाकी लोग तुरंत खुश हो गए। तेज प्रताप का रवैया चाहे जो भी हो, कम से कम वह दक्ष की तरफ था, यानी वह उनके शर्मा परिवार की तरफ था। उनके पास दक्ष के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने का समय नहीं था, वे केवल यही आशा कर रहे थे कि चिरंजीत और उसका साथी जल्दी से चले जाएं। शर्मा परिवार सचमुच बहुत जिंदा दिल है, लगता है हम ज्यादा देर नहीं कर पाए हैं। दो ठंडी और घमंडी बुरी आवाजें अंदर आईं। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने अपना फ़ोन रख दिया, अपने कपड़े ठीक किए। अरे यार, आखिरकार अब मेरी बारी है दिखावा करने की। स्टॉप्ड। उधम ने अपने कपड़े ठीक किए और शांति से भीड़ से आगे बढ़ गया। जी शियाओ शियाओ। हितेश शर्मा और अन्य लोगों ने उसे उत्सुकता से देखा, यहाँ तक कि उसे प्यार से खींचते हुए कहा, उधम तुम अभी भी बाहर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? थप्पड़। उधम ने अपना हाथ घुमाया और जी शियाओ शियाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम बदबूदार कुतिया, अपने काम से काम रखो। जी शियाओ शियाओ को तुरंत लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह रोना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उधम पर झपटने और उसे खरोंचने वाली थी। उसके पिता हितेश शर्मा और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उधम की ओर इशारा करते हुए गाली दी, उधम क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार ने अपना प्रभाव खो दिया है, इसलिए तुम हमें धमका रही हो? ज्यादा दूर मत जाओ। उधम ने ठंडी सांस ली, दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, अरे अंधे कुत्ते, दरवाजे पर खड़े उन दो लोगों को ध्यान से देखो और देखो कि वे वास्तव में कौन हैं। इस पल ये केवल वे ही नहीं थे जिन्होंने इसे देखा, बाकी सब भी देख रहे थे। तेज प्रताप और चिरंजीत की अभिव्यक्तियां सबसे गंभीर थीं। दरवाजे पर दो बूढ़े आदमी खड़े थे जो देखने में साधारण लग रहे थे लेकिन असाधारण रूप से आकर्षक थे। एक लंबा और एक छोटा, एक मोटा और एक पतला। दोनों ने काले रंग के टैंक सूट, बीच में अंगूठियां, बड़े धूप के चश्मे, कैनवास के जूते और अहंकार की मुद्रा पहन रखी थी। लंबे पतले व्यक्ति के चेहरे पर मुश्किल से कोई मांस था, एक तीक्ष्ण और मतलबी अभिव्यक्ति थी और वह भयावह और चालाक लग रहा था। छोटे मोटे आदमी का चेहरा मांसल था और उसके मुंह में बाघ के दांत भरे हुए थे, जिससे जब वह मुस्कुराता था तो लोग कांप उठते थे। वे दोनों बहुत ही विचित्र थे और जब तेज प्रताप और चिरंजीत विजेता का निर्धारण करने के लिए लड़ रहे थे तब उन्होंने उनका मजाक उड़ाने का साहस किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि वे सरल नहीं थे। साधारण लोगों ने तो भौहें चढ़ाईं, लेकिन वहां उपस्थित सभी विशेषज्ञों को उन दो लोगों से एक अलग आभा महसूस हुई। विशेष रूप से तेज प्रताप, चिरंजीत और ओल्ड मास्टर जी, उन्होंने काले मित्तल सूट में इन दो पुरुषों से एक शक्तिशाली आभा महसूस की। तुम कौन हो? ये तुम्हारे लिए भीख मांगने की जगह नहीं है, बाहर निकल जाओ। शर्मा परिवार के बीच एक बूढ़ा नौकर भीड़ से बाहर निकला और दो अजीब बूढ़ों को डांटने और भगाने के लिए चला गया। बूढ़े मास्टर जी के पास बूढ़े नौकर को रोकने का समय नहीं था, जो पहले ही दो आदमियों के सामने आ गया था और उन्हें धक्का देने के लिए आगे बढ़ा था। पफ पफ पफ। लंबे पतले बूढ़े आदमी ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया, जो सभी को अविश्वसनीय रूप से धीमा लगा। लेकिन बूढ़ा नौकर इससे बच नहीं सका। उस हाथ ने, जिसकी उंगलियां तलवार की तरह थीं, उसकी छाती पर 3 बार वार किया, जिससे 3 खूनी छेद हो गए। बूढ़े नौकर की आंखें खाली घूर रही थीं, वह अकड़कर गिर पड़ा था। उसके मुंह के कोने से लगातार खून निकल रहा था। वह हौंफ रहा था, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, शायद मर चुका था। हिस। हर कोई अचंभित हो गया, उनकी आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। वह कौन व्यक्ति था जिसने सार्वजनिक रूप से किसी को मारने की हिम्मत की, वह भी शर्मा परिवार के सदस्य को? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां मौजूद कई लोगों ने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि इस व्यक्ति ने कैसे हत्या की। वह इतनी धीमी चाल से चल रहा था कि सबको लग रहा था कि वे उससे बच सकते हैं। बूढ़ा नौकर भी एक तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था, शर्मा परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, फिर भी वह बच नहीं सकता था। इस व्यक्ति की ताकत तर्क से परे थी। इस समय लगभग सभी लोग अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। इस बिंदु पर तेज प्रताप ने अपना मुंह सुखाते हुए कहा, शियुझेन बाजीक्वान, यम का 3 बिंदु वाला हाथ। क्या आप बाजीक्वान के उत्तराधिकारी हैं? लंबे पतले आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने तेज प्रताप की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या आप तेज प्रताप हैं, जो सागरनगर शहर के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं? ये सही है, ये यम का 3 बिंदु वाला हाथ है, लेकिन मैं इसका प्रामाणिक रूप से उपयोग नहीं करता। वह हंसते हुए बोला, मैं शियुझेन बाजीक्वान का नहीं, बल्कि क्यूई संप्रदाय का उत्तराधिकारी हूँ। हालांकि हम बाजीक्वान उत्तराधिकारियों की भी तलाश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें देखें तो हमें ज़रूर बताना ताकि हम उन्हें खुद मार सकें। हिस। सब लोग फिर से हौंफने लगे। सभी लोग उन दो बूढ़ों को देख रहे थे जो बहुत डरे हुए थे। वे आश्चर्यजनक रूप से क्यूई संप्रदाय से थे। क्यूई संप्रदाय दक्षिण पूर्व प्रांत और यहाँ तक कि पूरे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक, जो सुपर मार्शल स्तर से ऊपर के अनगिनत स्वामी और शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए जाना जाता है।
क्यूई संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए न केवल असाधारण प्रतिभा और शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि संपर्क की भी आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता था कि वहां सबसे कमजोर रसोई प्रशिक्षु दूसरे दर्जे का स्वामी होता था, प्रथम दर्जे के स्वामी हर जगह होते थे और सुपर मार्शल से ऊपर के स्वामी भी आम थे। सभी प्रमुख धनी परिवार क्यूई संप्रदाय में शामिल होना सम्मान की बात मानते थे। हालांकि क्यूई संप्रदाय की भर्ती बहुत सख्त थी। वे पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देखते थे, केवल संबंध, ताकत और प्रतिभा देखते थे। कई लोग मौजूदा कौशल के साथ इसमें शामिल हुए। सागरनगर शहर के 4 प्रमुख परिवारों ने हर साल संबंध बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वे अपने परिवार के कुलीन लोगों को शामिल नहीं कर सके। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना उच्च और शक्तिशाली संप्रदाय आज अपने सदस्यों को यहाँ भेजेगा, और वह भी शर्मा परिवार के पास। सागरनगर शहर में नंबर 1 विशेषज्ञ और एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में तेज प्रताप तुरंत आगे बढ़े, अपनी मुठ्ठियां भींची और कहा, क्या मैं आपके सम्मानित लोगों का नाम पूछ सकता हूं, और आप यहाँ क्यों आए हैं? लंबे पतले ने शांति से कहा, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग चेहरा दिखाते हैं वे मुझे भेड़िया राजा कहते हैं, और यह सुअर राजा है। जो लोग चेहरा नहीं दिखाते वे हमें जो भी कहें वह बेकार है। तेज प्रताप और चिरंजीव दोनों ने हौंफते हुए एक दूसरे को देखा और स्पष्ट रूप से अपने खिताब जानते थे। क्या ये हो सकता है कि आप दोनों क्यूई संप्रदाय के दूत भेड़िया राजा और सुअर राजा हैं? मेरी गहरी श्रद्धांजलि। उन दोनों ने स्पष्ट रूप से कुछ अफवाहें सुनी थीं। भेड़िया राजा और सुअर राजा तेज प्रताप के रवैये से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहंकार से सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में हम इसके लिए ही यहाँ हैं। चेतन परिवार के संरक्षक किरण ने कहा, आप दोनों महोदय का मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन शर्मा परिवार स्पष्ट रूप से ऐसी महत्वपूर्ण खबर की घोषणा करने के योग्य नहीं है। वुल्फ किंग ने उसकी ओर देखा और कहा, वे योग्य हैं या नहीं, ये हमें तय करना है। हमने अनुमान लगाया था कि आज शर्मा परिवार में लोगों की भीड़ होगी, इसलिए हम यहाँ घोषणा करने आए हैं, ताकि हमें सागरनगर शहर के चक्कर लगाने से बचाया जा सके। दोनों ने इधर उधर देखा और हंसते हुए कहा, लगता है हम पहले पहुंच गए। अच्छा, चलो बात करते हैं। वुल्फ किंग ने आगे कहा, क्यूई संप्रदाय का त्रिवार्षिक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट सागरनगर शहर में आयोजित होने वाला है। सागरनगर शहर के गोवानहाई प्रोमेनेड को इसके लिए चुना गया है, और आसपास के कई शहरों के मास्टर भी इसमें भाग लेंगे। सभी लोग बहुत घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। साथ ही वे सभी बहुत खुश थे। विभिन्न गुटों के लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, उनके चेहरे गंभीर थे और वे स्पष्ट रूप से इस समाचार को यथाशीघ्र बताने की योजना बना रहे थे। क्यूई संप्रदाय वास्तव में एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा था। 3 साल हो गए थे। वे सभी जानते थे कि क्यूई संप्रदाय का त्रिवार्षिक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट पूरे दक्षिण पूर्व प्रांत के लिए आयोजित किया जाता है। अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता तो उसे पुरस्कार पाने का मौका मिलता, यहाँ तक कि क्यूई संप्रदाय में प्रवेश भी मिलता। दूसरे शब्दों में, यह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट वास्तव में क्यूई संप्रदाय के लिए प्रतिभा का चयन करने का एक तरीका था। यह विभिन्न गुरुओं के लिए क्यूई संप्रदाय में प्रवेश का मार्ग भी था। जबकि सभी लोग सुखद आश्चर्य में थे, दक्ष सोच रहा था, गोवानहाई प्रोमेनेड, क्या ये पूर्वी उपनगरों में उस जमीन के पास नहीं है जिसे मैंने खरीदा था? बूढ़े मास्टर जी भी उत्साहित होकर बोले, आपके आगमन से मेरे साधारण घर का गौरव बढ़ा है। शर्मा परिवार बहुत साधारण है, कृपया बैठ जाए। हे, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शर्मा परिवार 2 वरिष्ठों का मनोरंजन करने के योग्य नहीं है। उधम अचानक भीड़ से बाहर निकल आया और गर्व से बोला। हर कोई बहुत घबरा गया। हितेश शर्मा और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उधम मौत को आमंत्रित करने के लिए क्या कर रहा है। बूढ़े मास्टर जी का चेहरा भी पीला पड़ गया। उधम, तुमने मेरे शर्मा परिवार में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे की? कौन जानता था? जब भेड़िया राजा और सुअर राजा ने उधम को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ओह, क्या तुम जूनियर भाई रविंद्र के बेटे हो? तुम दोनों वास्तव में एक ही कपड़े से बने हो। सोमवार, कृपया मुझे अनुशंसा वोट और मासिक वोट दें, धन्यवाद। सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी को देखकर शर्मा परिवार क्रोधित हो गया। हालांकि 2 क्यूई संप्रदाय के दूतों द्वारा दिखाए गए आश्चर्य और संदेह ने सभी को चुप करा दिया। वे एक दूसरे को जानते थे। अचानक शर्मा परिवार ऊपर से नीचे तक भयभीत हो गया, क्योंकि उनके मन में एक भयानक विचार आया। ऐसा लगता था कि सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि उसके पिता रविंद्र एक बार क्यूई संप्रदाय में शामिल हो गए थे, और यदि वह सफल होकर लौटे तो वह निश्चित रूप से महान चीजें हासिल करेंगे। अभी अभी दोनों दूतों ने यह भी कहा था कि वह और उनके कनिष्ठ भाई रविंद्र एक ही फली के 2 मटर की तरह थे। वे वास्तव में एक दूसरे को जानते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे काफी करीब थे। इस समय पूरा शर्मा परिवार पीला पड़ गया, विशेष रूप से ओल्ड मास्टर जी, जिन्हें लगा कि चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। रितिका ने सहज ही महसूस किया कि सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की निगाहें उस पर घूम रही हैं, मानो वह उसे देख रहा हो, या शायद चित्रा को, या उससे भी अधिक दक्ष को।
वह दक्ष के सामने खड़ी हो गई और मन ही मन सोचने लगी, दक्ष, ये दोनों क्यूई संप्रदाय से हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। वे सफ़ेद कपड़े वाले आदमी की मदद कर सकते हैं। तुम्हें चुपके से यहाँ से चले जाना चाहिए। दक्ष ने शांति से कहा, बस दो बूढ़े आदमी, एक एक मुक्का, और वे गिर पड़ेंगे। ऋतिका क्रोधित हो गए और बोले, तुम समझते क्यों नहीं? वे बहुत शक्तिशाली हैं, तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। दक्ष ने कहा, यदि एक मुक्का पर्याप्त नहीं है तो दो। ऋतिका चिंतित थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने उसे जोर से डांटने की हिम्मत नहीं की और वह लगभग रोने लगी। तेज प्रताप को भी पता लग गया था कि कुछ होने वाला है और वह चुपचाप दक्ष के पास जाकर उसे रोकने लगा। बूढ़े मास्टर जी ने भी ऐसा ही किया। दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए और अपने पीछे दक्ष को छिपाते हुए आगे बढ़ गए। ये दृश्य कई लोगों ने देखा। अध्यक्ष वांग, अध्यक्ष ये और अन्य लोग चौंक गए, और साथ ही उन्होंने महसूस किया कि दक्ष वास्तव में दो प्रथम श्रेणी के गुरुओं से ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए धन्य था। रमेश शर्मा ने ये देखा और ईर्ष्या से भर गया। ऋतिका को ये देखकर अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। केवल दक्ष ने कहा, माफ कीजिए, आप सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी को दिखाने में मेरा दृश्य अवरुद्ध कर रहे हैं। ओल्ड मास्टर जी, तेज प्रताप, गुरुजी, बकवास बंद करो, ये बहुत ज्यादा हो गया। ऋतिका ने भी आंखें घुमाईं। ऐसे समय में भागने का मौका लेने के बजाय वह शो देखना चाहता था। सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी सीधे भेड़िया राजा और सुअर राजा के पास गया, अपनी मुठियां भींची, झुककर कहा, जूनियर उधम, मैं वास्तव में रविंद्र का बेटा हूं, उनका जैविक बेटा, उनका सबसे बड़ा वैध बेटा। उन्होंने जानबूझकर इस बात पर जोर दिया। दोनों दूतों ने थोड़ा सिर हिलाया, उनके भाव नरम पड़ गए और उन्होंने विनम्रता से कहा, आपके पिता रविंद्र हमारे वरिष्ठ भाई हैं। वह हाईशी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के प्रभारी भी होंगे। क्या? हर कोई हैरान रह गया और शर्मा परिवार के सदस्यों के चेहरे पर पीलापन आ गया। केवल कुछ लोगों ने, जैसे हितेश शर्मा और जी शियाओ, सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। जी शियाओ अभी अभी थप्पड़ खाने के अपमान को भूल चुकी थी, उसके पास तो बस आकर्षण था। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी भी बहुत खुश हुआ और बोला, सचमुच? अगर ऐसा है तो मैं उसे देख पाऊंगा। दोनों दूतों ने सिर हिलाया और कहा, इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पिता ने संप्रदाय में आपके लिए कुछ माताएं ढूंढ निकाली हैं। सफ़ेद वस्त्र वाला आदमी, कोई बात नहीं, मेरी माँ बस एक नाराज़ औरत है। अच्छा हुआ कि उसे कोई और मिल गया। जब वह उसे तलाक दे देगा तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। भेड़िया राजा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, भतीजे, कृपया एक मिनट रुको, हम अपना काम पूरा करने के बाद बात करेंगे। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी एक तरफ खड़ा था, घमंडी और आत्मसंतुष्ट, ठंडे भाव से दक्ष की ओर देख रहा था। उसने अपने होंठ हिलाए, मानो कह रहा हो, दक्ष, तुम रुको, मैं बाद में तुमसे भुगतान करवा दूंगा। इस समय जी शियाओ और अन्य लोग अनजाने में सफ़ेद कपड़े वाले आदमी के पीछे आ गए थे, लगभग उसे दबाने लगे थे। हालांकि सफ़ेद कपड़े वाले आदमी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जी शियाओ और हितेश शर्मा ने उपेक्षा सहन की और झुकना जारी रखा। भेड़िया राजा ने चारों ओर देखा और कहा, चूंकि हर कोई यहाँ है और मैंने इस मामले की घोषणा कर दी है, इसलिए आपको बस समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता है। पिछले मार्शल आर्ट टूर्नामेंटों में केवल प्रथम श्रेणी के गुरुओं को ही क्यूई संप्रदाय में प्रवेश के लिए चुना जाता था, लेकिन इस वर्ष क्यूई संप्रदाय ने असाधारण अनुग्रह दिखाया है, जिससे द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकारों को भी भाग लेने का अवसर मिला है। यदि उनकी प्रतिभा और शक्ति महान है तो वे भी क्यूई संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। वाह! सभी लोग तुरंत ही बहुत खुश होकर शोर मचाने लगे। वहां उपस्थित कई लोग अत्यंत उत्साहित थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति वांग, राष्ट्रपति ये और अन्य लोग भी कुछ हद तक उत्तेजित थे। क्या दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को भी क्यूई संप्रदाय में प्रवेश का मौका मिल सकता है? ये वाकई अच्छी खबर है। साथ ही उन्होंने बगल में खड़े सफ़ेद कपड़ों वाले घमंडी आदमी को भी देखा। इस लड़के के पिता इस टूर्नामेंट के प्रभारी थे। कोई पास हो या न हो, क्या ये सिर्फ उनके शब्दों का मामला नहीं था? इस समय हर कोई जानता था कि सफ़ेद कपड़े वाले आदमी का मूल्य आसमान छू रहा था। भले ही ओल्ड मास्टर जी और अन्य लोग सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को नापसंद करते हों, इस समय उनके पास उसकी पहचान और महत्व को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वुल्फ किंग ने अचानक 3 सफ़ेद मिट्टी की बोतलें निकालीं, उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, नियमों के अनुसार मेजबान शहर में प्रथम श्रेणी के मास्टर परिवारों को क्यूई संप्रदाय से एक इनाम और मुआवजा मिलेगा। क्यूई गोली, क्यूई गोली। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, जबकि दक्ष ने आश्चर्य से पूछा, क्यूई गोली क्या है? तेज प्रताप ने अपनी लालच भरी नज़रें हटा लीं और समझाया, यह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट अमृत है। अगर कोई दूसरे दर्जे का मार्शल कलाकार इसे ग्रहण कर ले तो 90% संभावना है कि वह प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अगर कोई प्रथम श्रेणी का गुरु इसे ग्रहण कर ले तो उसकी साधना और आगे बढ़ सकती है, जो 10 वर्षों के कठोर अभ्यास के बराबर है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 1 या 2 ही ले सकता है।
इससे अधिक लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रकार का अमृत अत्यंत दुर्लभ है, एक के लिए भी भयंकर लड़ाई होती है। दक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, केवल 10 साल की साधना। फिर उसने मुड़कर ऋतिका की लालसा भरी निगाहों को देखा और उसने आश्चर्य से पूछा, तुम इसे खाना चाहते हो? ऋतिका ने सिर हिलाया, फिर एक कड़वी मुस्कान दी, अगर मैं इसे चाहूं तो क्या होगा? मैं इसे बिल्कुल नहीं पा सकता। नियमों के अनुसार हमारे शर्मा परिवार को एक मिलेगा, लेकिन शर्मा परिवार में कई दूसरे दर्जे के स्वामी हैं, मेरी बारी कभी नहीं आएगी। दक्ष की नज़रें इधर उधर घूम गईं। जैसी कि उम्मीद थी, वुल्फ किंग ने 3 सफ़ेद मिट्टी की बोतलें ओल्ड मास्टर जी, तेज प्रताप और चिरंजीत को वितरित की, जिससे भीड़ में ईर्ष्या की दृष्टि दौड़ गई। शर्मा परिवार के कई लोग, विशेष रूप से बुजुर्ग और रमेश शर्मा और नरसिंह शर्मा, बूढ़े मास्टर जी के हाथ में सफ़ेद मिट्टी की बोतल को गौर से देख रहे थे। यहाँ तक कि ऋतिका भी इसका अपवाद नहीं थे। फिर वुल्फ किंग ने हंसते हुए कहा, आपको ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग क्यूई संप्रदाय में प्रवेश करते हैं उन्हें क्यूई कल्टीवेशन गोलियां प्राप्त होंगी। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार इनाम इतना उदार होगा। वे सभी तैयार हो गए और साथ ही सफ़ेद वस्त्र पहने उस घमंडी आदमी को देखने लगे, उनके दिमाग सक्रिय हो गए। इस लड़के का पिता बहुत अच्छा है। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी भी हंसा। भेड़िया राजा के कान के पास गया, कुछ शब्द फुसफुसाए, फिर दक्ष की ओर इशारा किया और फिर चुप हो गया। आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, बेहद आत्मसंतुष्ट लग रहा था। शर्मा परिवार के सदस्यों को तुरंत अपने दिलों में झटका महसूस हुआ, विशेष रूप से ओल्ड मास्टर जी और तेज प्रताप, जो जानते थे कि सफ़ेद कपड़े वाला आदमी दक्ष को निशाना बना रहा था। चिरंजीत और अन्य लोगों ने उपहास किया, उनके चेहरों पर उपहास और तिरस्कार का भाव था। निश्चित रूप से वुल्फ किंग ने तेज प्रताप और ओल्ड मास्टर जी को पीछे छोड़ते हुए दक्ष की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दादाजी जी और तेज प्रताप चौंक गए और ऋतिका ने उनके सामने खड़े होकर अपने दांत पीस लिए। शर्मा परिवार में हर कोई बहुत घबराया हुआ था। भेड़िया राजा आगे बढ़ा, उसकी आभा और अधिक प्रबल होती गई, जिससे लोग भयभीत हो गए और उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। दक्ष, हालांकि उदासीन दिख रहा था, उसे उस कमबख्त भेड़िया राजा की जरा भी परवाह नहीं थी। यह आदमी तो बस एक अव्वल दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था, क्या दिखावा कर रहा था। शर्मा परिवार के कई लोग बूढ़े मालिक की तरफ देखने लगे। वे जानते थे कि दादाजी दक्ष का पक्ष लेते हैं, लेकिन इस समय में वे अब उसका पक्ष नहीं ले सकते थे, अन्यथा शर्मा परिवार को फंसाया जाएगा। रमेश शर्मा ने भी घबराहट से देखा, बूढ़े आदमी, कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करो। एक बेकार दामाद, एक बाहरी व्यक्ति के लिए तुम हमारे पूरे शर्मा परिवार को नुकसान पहुंचाओगे। फिर भी बूढ़े गुरु आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दूत कृपया बैठ जाए। भेड़िया राजा रुक गया, उसे एकटक देखा और आदेश दिया, मैं तुम्हारे पीछे दक्ष नाम के युवक को देखना चाहता हूँ। एक तरफ हट जाओ। दादाजी बोले, वह मेरे शर्मा परिवार का दामाद मात्र है, बहुत साधारण, दूत के ध्यान के योग्य नहीं। कृपया दूत, भेड़िया राजा ने साफ कहा, रास्ते से हट जाओ। शर्मा परिवार में हर किसी के चेहरे पर अप्रिय भाव था। कुछ युवा तो इतने गुस्से में थे कि उनकी छाती अनियंत्रित होकर धड़क रही थी। किज़ोंग का ये व्यक्ति वास्तव में अतिवादी था, वास्तव में अपने पुराने गुरु को इस तरह डांट रहा था और आदेश दे रहा था। मेहमान भी घबरा गए। बूढ़े मालिक का चेहरा राख सा पड़ने लगा। वह बस भेड़िया राजा को तब तक घूरता रहा जब तक भेड़िया राजा ने भौहें नहीं सिकोड़ लीं। क्या शर्मा परिवार किज़ोंग से दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है? हिस, शर्मा परिवार में सभी लोग एकदम से घबरा गए। सास ने अचानक दक्ष को धक्का दिया और डांटा, दक्ष, तुम निकम्मी हो, वह तुम्हें देखना चाहता है, तुम अपना सम्मान देने के लिए बाहर क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हमारा शर्मा परिवार बर्बाद हो जाए? जल्दी करो, बाहर निकलो। ये वह थी जिसने दक्ष को धक्का दिया था। सास के पास कोई चारा नहीं था। शर्मा परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग उसे घूर रहे थे, उसे बार बार इशारे और स्पष्ट निर्देश दे रहे थे, जिससे वह बहुत दबाव में थी। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए कहा, एक दामाद की बलि देना ठीक था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे शर्मा परिवार की रक्षा करनी थी। और उसे ये दामाद शुरू से ही पसंद नहीं था। सास को दक्ष को बाहर धकेलते देख बुजुर्ग बहुत संतुष्ट हुए। केवल दादाजी जी और ऋतिका के चेहरे में भारी परिवर्तन आया, वे अत्यधिक क्रोध से भर गए। ऋतिका ने भयभीत होकर कहा, माँ, आप उसे मरवा देंगी। सास को भी कुछ अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तर्क दिया, दूत उसे सिर्फ देखना चाहता है, वह उसे मारने नहीं जा रहा है। इसके अलावा क्या दक्ष महत्वपूर्ण है या पूरा शर्मा परिवार महत्वपूर्ण है? मत भूलो, तुम्हारा उपनाम जी है, तुम निर्दयी हो। ऋतिका हताश थी। वह दक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, अपनी तलवार पकड़े हुए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह अपनी तलवार निकाल लेगी। दादाजी भी हार मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे इसे रोक नहीं सकते। उन्होंने दांत पीस लिए और किनारे से देखते रहे।
यदि यह व्यक्ति दक्ष को मारना चाहता था तो उसे हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि यह एक वादा था जो उसने अपने पुराने दोस्त से किया था। भेड़िया राजा ने दक्ष को परखा और कहा, तुम दक्ष हो? हाय शहर में नंबर 1 बेकार दामाद, वह निकम्मा उपद्रवी जिसका उल्लेख मेरे सफ़ेद पोशाक वाले नेक भतीजे ने किया था। दक्ष ने कहा, मेरे दक्ष होने के अलावा आपने जो कुछ भी कहा वह सब बकवास है। भेड़िया राजा क्रोधित हो गया। हर कोई हैरान था। ऋतिका और अन्य लोग रोने के कगार पर थे। दक्ष, ऐसे समय में क्या आप कृपया इतनी अडिग नहीं हो सकती? भेड़िया राजा इतना गुस्से में था कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दक्ष की ओर इशारा करते हुए नरक के राजा के 3 नुकीले हाथ से उसकी छाती पर 3 वार किए। दादाजी बहुत घबरा गए। तेज प्रताप भी भयभीत थे। ऋतिका ने अपनी तलवार भी निकाल ली। 3 लोगों ने, जिनमें से 2 ने अपनी तलवारें निकाल लीं, भेड़िया राजा की गर्दन पर तान दी। और दादाजी जी का चाकू पहले से ही भेड़िया राजा के सिर से 3 इंच की दूरी पर था, वार करने के लिए तैयार। इस पल सभी ने अपनी सांस रोक ली। वे गौर से देखने लगे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। शर्मा परिवार में हर किसी ने सोचा, ये खत्म हो गया। बूढ़े मालिक ने चाल चल दी थी। जीत हो या हार, इस बार शर्मा परिवार का नाश होना तय था। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा लग रहा था कि यह आखिरी क्षण में रुक गया। धप धप धप। भेड़िया राजा 3 कदम पीछे हट गया, लेकिन अभी भी दक्ष पर अपनी तलवार तानने की मुद्रा बनाए रखी। हर कोई दृश्य को देख रहा था और देख रहा था कि ऋतिका और तेजप्रताप की तलवारें वुल्फकिंग की गर्दन पर लगी हुई थीं और ओल्ड मास्टर की हथेली वुल्फकिंग के सिर से 3 इंच ऊपर थी। तीनों में से किसी ने भी हत्या की कोशिश नहीं की थी। वुल्फकिंग ने भी तीनों के हमलों को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय दक्ष को देखा। इस समय हर कोई दक्ष को देख रहा था, क्योंकि वुल्फकिंग ने उस पर नरक के राजा के 3 बिंदु वाले हाथ का इस्तेमाल किया था। बूढ़े नौकर के दुखद भाग्य के बारे में सोचकर ऋतिका और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से घबरा गए। लेकिन उन्होंने देखा कि दक्ष पूरी तरह ठीक थी। भेड़िया राजा की उंगली अभी अभी उसकी छाती पर रखी थी और 3 कदम पीछे हटने के बाद भी उसने उसे वापस नहीं खींचा था। उन्हें बस पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें हमेशा यही लगता था कि भेड़िया राजा की दोनों उंगलियां कांप रही हैं। क्या यह एक भ्रम था? भेड़िया राजा की आंखों में नमी का आभास था। अरे यार, बहुत दुख हुआ। क्या यह आदमी लोहे का बना है? हालांकि मेरा नर्क के राजा का 3 बिंदु वाला हाथ असली नहीं है, लेकिन ये लोहे के ब्लॉक पर 3 निशान छोड़ सकता है। जब मैंने उस पर इसका इस्तेमाल किया तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बजाय मेरी उंगली टूट गई। मुझे तो 3 कदम पीछे भी धकेल दिया गया। क्या ये आदमी बाघ पकड़ने के लिए बेवकूफ़ी कर रहा है? उसने अपने आसपास के लोगों पर नज़र डाली, उनके हैरान चेहरे देखे और तुरंत हंसते हुए बोला, हे नौजवान, तुम सचमुच शांत हो। मैंने तुम्हारा परीक्षण किया और तुम में वाकई साहस है। सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह तो बस एक परीक्षा थी। दादाजी जी और अन्य लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि वे बहुत घबराए हुए और डरे हुए थे। उन्होंने उसे नाराज किया था। निश्चित रूप से भेड़िया राजा उन्हें दोष नहीं देगा। निश्चित रूप से वुल्फकिंग ने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे अपनी जेब में डाल लिया, चारों ओर देखा और दादाजी जी, तेजप्रताप और ऋतिका को ठंडी निगाहों से देखा। आप तीनों बहुत अच्छे। तीनों तुरंत घबरा गए, खासकर ऋतिका। उसने झट से मुट्ठियां भींच लीं। वरिष्ठ महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ। ये जूनियर भी एक पल के लिए भ्रमित हो गया था और आपको नाराज कर गया। दादाजी जी ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए दूत। तेज प्रताप ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन साथ ही माफ़ी मांगते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वुल्फकिंग ने घुरघुराते हुए कहा, माफ़ कर दून। तुम में से हर एक 100 मिलियन का भुगतान करे और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तुम किज़ोंग के दुश्मन बन जाओगे। उसने अंतिम वाक्य चिल्लाकर कहा। हर कोई बहुत घबरा गया, उनके चेहरे भय से भर गए। 100 मिलियन प्रत्येक, 300 मिलियन ऐसे ही, क्या ये किज़ोंग है? कई लोगों के चेहरे उदास हो गए, खासकर शर्मा परिवार के लोगों के, क्योंकि उन्हें 200 मिलियन का भुगतान करना था। हालांकि दादाजी ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं 200 मिलियन दूंगा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने 200 मिलियन का चेक निकाला और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शर्मा परिवार में से किसी ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सब ने हार मान ली। उसे रोको, ओल्ड मास्टर निश्चित रूप से खुद को बचा लेंगे, लेकिन ऋतिका को छोड़ देंगे। असंभव, वह दूसरी शाखा की सबसे बड़ी बेटी थी। तेज प्रताप ने भी दांत पीसते हुए 100 मिलियन के चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। वुल्फकिंग ने चेकों को अपने दूसरे हाथ में लिया, गर्व और अहंकार से मुस्कुराया, उन्हें दूर रख दिया और कहा, अपने आप को समझदार समझो। चलो। उधम ने तुरंत घबराहट से कहा, वरिष्ठ दक्ष। वह भेड़िया राजा ने उसे घूरते हुए कहा, जाओ। उधम ने तुरंत एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, बस अपने दांत पीस लिए और उन दोनों का पीछा करते हुए शर्मा परिवार को छोड़ दिया। दक्ष, अपनी तरफ देखो, तुम्हें बचाने के लिए हमारे शर्मा परिवार ने एक साथ 200 मिलियन खो दिए। रमेश शर्मा गुस्से से चिल्लाया।
शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें उसकी सास रुचिका भी शामिल थी, ने भी दक्ष की नाक की ओर इशारा किया और कोसा, तुम निकम्मे, तुमने कितनी बार हमारे शर्मा परिवार को नुकसान पहुंचाया है। इस बार तुमने हमें एक साथ 200 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया। तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। हमारे शर्मा परिवार को परेशान करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो। हालांकि दक्ष ने उन्हें अनदेखा कर दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रितिका ने जल्दी से कहा, दक्ष, तुम कहाँ जा रहे हो। दक्ष ने उदासीनता से कहा, वे ज्यादा दूर नहीं गए हैं। मैं उन्हें अपन बना दूंगा और पैसे वापस ले लूंगा। कल 6 और अध्याय होंगे। कृपया सिफारिशों और मासिक पास के लिए वोट करें। हर कोई दंग रह गया। रितिका ने आश्चर्य से पूछा, आपने अभी क्या कहा। दक्ष ने कहा, मैंने कहा था उन्हें अपन बना दो और पैसे वापस ले लो। इतना कहकर वह जाने वाला था। रुकना, उसकी सास रुचिका चिल्लाई, दक्ष, क्या तुम चाहती हो कि हम जल्दी मर जाएं? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से हमें 200 मिलियन का नुकसान हुआ है। उन 200 मिलियन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। वे आपका परीक्षण कर रहे थे और परिणामस्वरूप ओल्ड मास्टर और रुओकिन ने आपको बचाने की कोशिश में 200 मिलियन खो दिए। दक्ष ने कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी उसे पीछे धकेला था। वाह, बेशर्म। रमेश शर्मा ने थूका और चिल्लाया, दक्ष, तुम हमारे शर्मा परिवार के लिए एक अपशकुन हो। तुम्हारे रहते हुए हम एक दिन भी चैन से नहीं रह सकते। तुम एक निकम्मे ने पहले ही हमारे शर्मा परिवार को बेचैन कर दिया है और अब तुमने क्यूई संप्रदाय के दूत को नाराज कर दिया है। शुक्र है, ये पैसे से तय हो सकता है। क्या तुम अब हम पर पूरी तरह से विपत्ति लाना चाहते हो। शर्मा परिवार के अन्य सदस्य भी चिल्लाने लगे और सभी ने दक्ष को दोषी ठहराया। बूढ़े मास्टर जी चिल्लाए, बस सब चुप हो जाओ। तभी सब लोग चुप हो गए। उसने चारों ओर देखा, फिर दक्ष की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया, यह अच्छा है कि किसी को चोट नहीं आई। हमारे शर्मा परिवार का एक बड़ा व्यवसाय है। 200 मिलियन कुछ भी नहीं है। हम इसे पलक झपकते ही वापस कमा लेंगे। शर्मा परिवार के सभी लोग। बूढ़े मास्टर, क्या आप गंभीर हैं। रमेश शर्मा लगभग रोते हुए बोले, बूढ़े मालिक, जागो। इस तरह से आप पक्षपात नहीं करते। 200 मिलियन हमारे शर्मा परिवार के लिए आधे साल की आय है। इसे देने के बाद इसका मतलब है कि हमने आधे साल तक कुछ नहीं किया। दक्ष निकम्मा है, तुम उसे और बिगाड़ नहीं सकते। बाकी सभी लोग भी ईर्ष्यालु लग रहे थे। पुराने मास्टर का पक्षपात इतना स्पष्ट था कि वे ईर्ष्यालु हो गए। बूढ़े मास्टर जी ने डांटते हुए कहा, यह सब शोर शराबा किस बात का है। वे 200 मिलियन मेरे निजी खाते से आए हैं, इसका शर्मा परिवार से क्या लेना देना है। यह मामला यहीं खत्म होता है। तभी तो सबने बोलना बंद कर दिया, लेकिन वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गए। अरे, बूढ़ा मास्टर बहुत पक्षपाती था। उन्होंने दक्ष द्वारा उत्पन्न भारी आपदा को कवर करने के लिए अपने निजी धन से 200 मिलियन डॉलर निकाल लिए। उनके दिल खट्टे थे। हालांकि रितिका बहुत प्रभावित हुए और बोले, बूढ़े मालिक, चिंता न करें। जी की फार्मेसी 3 दिनों में खुल जाएगी। तब हम जो पैसा कमाएंगे, जो हमारा हिस्सा होगा, उसे उन 200 मिलियन को चुकाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। दक्ष ने कहा, यह सिर्फ 200 मिलियन है, मैं इसे अभी दे सकता हूं। रितिका ने डांटते हुए कहा, चुप रहो। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। क्या तुम मुझे थोड़ी शांति नहीं दे सकते। उसकी सास भी चिढ़कर बोली, बिल्कुल, सब तुम्हारी गलती है। हमारा शर्मा परिवार इतना बदकिस्मत क्यों है। हालांकि बूढ़े मास्टर जी ने कहा, इसकी चिंता मत करो। ये तो बस 200 मिलियन है। अगर ये 2 बिलियन होता तो क्या होता। शर्मा परिवार के सदस्य रोने वाले थे। बूढ़े मास्टर, आप दक्ष से भी ज्यादा डींग मारते हैं। हमारे शर्मा परिवार की कुल संपत्ति सिर्फ 2 अरब के आसपास है। अगर ऐसा होता तो क्या होता। क्या मतलब है। बूढ़े आदमी ने सफ़ेद मिट्टी की बोतल दक्ष की ओर फेंक दी। पूरी तरह से बेपरवाह होकर उन्होंने कहा, हम परिवार की तरह हैं, बस इसे ले लो और खा लो। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर वे सभी रोने के कगार पर थे। बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत पक्षपाती था। हितेश शर्मा, जिसने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था, को ईर्ष्या की तीव्र पीड़ा महसूस हुई और वह रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं सका। रमेश शर्मा इतने गुस्से में थे कि लगभग फट पड़े। बूढ़े आदमी, यह एक क्यूई गोली है, एक दुर्लभ खजाना जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। 30 करोड़, और फिर भी यह अनमोल है। परिवार में बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। इसे दक्ष को देने से सचमुच सबके दिल टूट जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वहां उपस्थित शर्मा परिवार के सभी लोग, विशेषकर वे बुजुर्ग जो क्यूई गोली लेने के पात्र थे, उनके चेहरे पर अस्वाभाविक भाव आ गए। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने अपनी बात से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह अभी भी दक्ष को क्यूई गोली देना चाहता था। रिया और बाकी लोग बहुत खुश हुए। अगर यह गोली दक्ष को दी जाती तो वह इसे रितिका को जरूर देता। तब उनकी दूसरी शाखा को संभवतः बहुत कम समय में ही प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ मिल जाएगा।
उस समय उनकी स्थिति अडिग होगी। हितेश शर्मा ने भी यही सोचा था, इसीलिए वह इतना परेशान था। वे पहले से ही रितिका के परिवार के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर रितिका एक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ बन गए तो उन्हें फिर कभी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा। रितिका ने सफ़ेद मिट्टी की बोतल को देखा, अपने होंठ चाटे, लालसा से भरी हुई, लेकिन बहुत हिचकिचाहट भी थी। उसकी सास रुचिका ने ज़्यादा सोचा नहीं। वह बहुत खुश हुई। दक्ष, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ काम की हो जाओगी। बूढ़े ने ये गोली दी थी, पर तुम इसे खाने के लायक नहीं हो। नहीं नहीं, गलतफहमी मत पालिए, मेरा मतलब है आप में असली ताकत नहीं है, इसलिए क्यूई पिल खाना बेकार होगा। इसे मेरी बेटी रितिका को दे दीजिए, या मेरे पति को, कोई भी ठीक रहेगा। वह उसे छीनने ही वाली थी। उत्साहित मत हो और यह मत सोच कि ऐसा कुछ खाने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इसे मुझे दे दो, हाँ। धम्म। हालांकि दक्ष ने सीधे सफ़ेद मिट्टी की बोतल बूढ़े आदमी को वापस फेंक दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। उसकी सास भी हक्की बक्की रह गई, फिर गुस्से से बोली, दक्ष, क्या तुम पागल हो? ये तो क्यूई पिल है, तुम क्या कर रहे हो? रितिका भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और दक्ष को घूरने लगे। दक्ष ने शांति से कहा, अगर इसे पैसे से खरीदा जा सकता है तो इससे निपटना आसान है। चूंकि तुम इसे इतना महत्व देते हो, इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। दादाजी जी आश्चर्यचकित हुए। दक्ष, ये क्यूई गोली एक दुर्लभ वस्तु है, ऐसी चीज नहीं जिसे आप पैसे से खरीद सकें। दक्ष ने कहा, तो फिर जाओ और इसे चुरा लो। हर कोई अवाक था। हालांकि पूरे शर्मा परिवार का दिमाग सक्रिय हो गया, विशेष रूप से वे बुजुर्ग जो गोली के लिए पात्र थे, और रमेश शर्मा और अन्य। उनकी आंखें चमक उठीं। जब तक दक्ष ने गोली खाना छोड़ दिया, उनके पास एक मौका होगा और रितिका का परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं बनेगा, जो कि वे सबसे अधिक देखना चाहते थे। रमेश शर्मा और हितेश शर्मा और भी अधिक खुश थे। हे दक्ष, कम से कम तुम इतनी समझदार तो हो कि इस गोली का महत्व जानती हो और इसे अपने पास रखने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस निकम्मे आदमी से कभी शर्मा परिवार के बेकार दामाद के रूप में इतना आत्मजागरूक हो जाओगे। दोनों ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए उपहास किया। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। दरअसल ज्यादातर लोगों को दक्ष से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने दक्ष के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जिससे उन्हें जलन हुई। एक निकम्मा दामाद बूढ़े आदमी के पक्ष के लायक नहीं था। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में सफ़ेद मिट्टी की बोतल देखी, रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें। अच्छा, शर्मा परिवार बाद में एक बैठक करेगा जिसमें चर्चा होगी कि क्यूई गोली किसे दी जाएगी। सभी ने खुशी मनाई और कुछ बुजुर्गों ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दक्ष ने रितिका की ओर देखा और कहा, पत्नी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रितिका ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था कि उसकी सास की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो किसी को खा जाने के लिए तरस रही हो और तीखा हमला शुरू करने वाली हों। लेकिन रितिका ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया। उसकी सास गुस्से में थी। उसने दक्ष की ओर इशारा किया, फिर रितिका की बांह पर मांस का एक टुकड़ा चुटकी भरते हुए डांटा, तुम दोनों खर्चीले, तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगे। दक्ष बस मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, अगर तुम्हें इसे खाना पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो मैं इसे छीन लूंगी। रितिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, इसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसा कि सभी ने कहा, ऐसी चीजें दुर्लभ थीं और उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। इसके तुरंत बाद उसे उस बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठक में जाना पड़ा, जिसने दक्ष को भी बुलाया था, जिससे सभी ईर्ष्या करने लगे। दक्ष ने कहा, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। रितिका हैरान थे। अभी एक मीटिंग है जिसमें मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता से निपटने और 4 महान परिवारों के दमन में कैसे बचे रहने पर चर्चा हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? दक्ष ने कहा, मैं कुछ खाना लेने जा रहा हूँ। ये पहली बार था जब उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसे पहले से ही लग रहा था कि वुल्फकिंग और अन्य लोग उसकी मानसिक सीमा से बाहर जाने वाले थे। हालांकि रितिका को अचानक समझ आ गया, आज ठीक से खाना नहीं खाया। ठीक है, तुम खाओ। दक्ष, ये बेहद शर्मनाक था। उन्होंने सच पर नहीं बल्कि झूठ पर यकीन किया। दक्ष चली गई। रितिका के जाने से पहले उसने कहा, अच्छा, आज रात परिवार का मुख्य भोज है। तब तुम मेरे पिताजी से मिलोगी। लगता है तुमने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। पहले क्या हुआ था? दक्ष मुस्कुराई, ससुर, वास्तव में उसे देखे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसे न देखना ही बेहतर था। फिर वह जल्दी से बाहर चला गया और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय तेज प्रताप के जो उसके पीछे पीछे आया। भवनी की नज़रें इधर उधर घूम गईं और वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। हे दक्ष, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम टेकअवे ले पाओगे। रिया भी पीछे जाना चाहती थी, लेकिन रितिका ने उसे नैतिक समर्थन के लिए बैठक में भाग लेने के लिए खींच लिया। सागरनगर शहर, लियूयून स्ट्रीट। लोगों का प्रवाह विरल था, जो धीरे धीरे शहर के केंद्र से पूर्वी उपनगरों की ओर बढ़ रहे थे।
भेड़िया राजा और सुअर राजा उधम की पोष कार की पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि उधम, जो कार चला रहा था, इस बारे में जितना अधिक सोचता गया उसे उतनी ही अधिक असहजता महसूस होने लगी। उसने कहा, दो सीनियर्स, वो दक्ष तो एक निकम्मा, बिल्कुल नाकामयाब इंसान है। तुम उसे अपने हाथ के एक झटके से आसानी से मार सकते थे, तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? मुझे पता है कि तेज प्रताप और दादाजी जी उसे बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वे दोनों तुम्हें हरा नहीं सकते, न ही वे तुम पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। अन्यथा ये क्यूई संप्रदाय के विरुद्ध शत्रुता का कार्य होगा। जितना अधिक वह बोलता गया उतना ही अधिक वह नाराज होता गया। बोला, वुल्फ किंग सीनियर, आपने पहले ही 3 बिंदुओं की नरक तकनीक का उपयोग किया है, तो आपने अंत में खुद को क्यों रोक लिया और दक्ष को क्यों नहीं मारा? सुअर राजा भी बहुत उत्सुक था। उसने अपना सिर घुमाकर भेड़िया राजा की ओर देखा। भेड़िया राजा की आंखों में घृणा और डर भरा हुआ था, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छुपा लिया। उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे उधम को देखा और मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारे पिता की इतनी प्रतिभा और संप्रदाय में इतनी प्रतिष्ठा न होती तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। उसने शांति से कहा, दक्ष तो बिल्कुल निकम्मा है, उसे मारना बहुत आसान होगा। मैंने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए यह मौका बचाने के लिए जिंदा रखा था। हिस उधम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, फिर उसका खून उसके सिर में दौड़ गया। वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। वह वास्तव में इस पर विश्वास करता था। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। स्टॉप्ड। उधम बहुत उत्साहित था, उसका खून उफान पर था। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर मेरे बारे में सोचेंगे और खासकर उस निकम्मे दक्ष को मेरे लिए छोड़ देंगे। तुम सच में बहुत ज्यादा विचारशील हो। भेड़िया राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, वरना मेरी क्षमताओं के साथ क्या उसे मारना आसान नहीं होगा? उधम ने बार बार सिर हिलाया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि दक्ष को उसके द्वारा जमीन पर गिरा दिया जाएगा। हालांकि सुअर राजा ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे लगा कि भेड़िया राजा उस तरह का इंसान नहीं है। जब तक वह दुश्मन है वह उसे खत्म कर देगा। वह इतना विचारशील नहीं होगा। इतना ही नहीं, उधम ये भी सोच रहा था कि उसका बुरा आदमी वास्तव में इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का प्रभारी था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह अमीर बनने वाला था। शायद ये ज़्यादा समय नहीं था जब अनगिनत लोग उसके पास कृपा दृष्टि करने के लिए आने लगे और फिर सभी प्रकार की सुंदरियां उसकी बाहों में गिर पड़ीं। चित्रा के बारे में तो और भी कम कहना था। उसका परिवार मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लेगा और शायद वह भी उसकी बाहों में गिर जाएगी। चित्रा के आकर्षक फिगर और उसके अलग व्यवहार के बारे में सोचकर उधम के दिल में रोमांच महसूस हुआ। सुअर राजा ने अचानक कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा एक अशुभ पूर्वाभास होता है, जैसे कि खतरा हमें घेर रहा है। भेड़िया राजा आश्चर्यचकित हो गया, तो तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? लेकिन चिंता मत करो, हमारी साधना के साथ हम सागरनगर शहर में बगल में चल सकते हैं। सुअर राजा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर बोला, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं उन 2 मूर्ख बड़े भाइयों फैंग और यून के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। क्या वे खो गए होंगे? ये सुनकर भेड़िया राजा जोर से हंस पड़ा। इस बार क्यूई संप्रदाय ने संदेश देने के लिए 4 लोगों को पहाड़ से नीचे भेजा। वे 2 समूहों में विभाजित हो गए, सुअर राजा और भेड़िया राजा एक साथ और 2 बुजुर्ग फैंग और यून एक साथ। लेकिन न तो भेड़िया राजा और न ही सुअर राजा को उम्मीद थी कि दोनों बुजुर्ग फैंग और यून अपना काम पूरा करने के बाद भी नहीं आए। वे सचमुच बेकार थे। उनके पीछे दक्ष और तेज प्रताप सड़क के दोनों ओर ऊंची इमारतों के बीच उछलते कूदते आगे बढ़े। जैसे जैसे वे धीरे धीरे शहर छोड़कर उपनगरों की ओर बढ़े, घर कम होते गए। कभी कभी तो दोनों के पास जमीन पर उतरने और पूरी ताकत से दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। या एक ही छलांग में कई 100 मीटर की दूरी तय की जा सकती थी, जो कि आश्चर्यजनक बात थी। थोड़ी दूर पीछे एक BMW कार आई, जिसका एक्सीलेटर जमीन पर दबा हुआ था, क्योंकि कैमरों ने उसे कई बार लाल बत्ती पार करते हुए पकड़ा था। कार में भवनी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये 2 राक्षस, इनके पैर मेरे 4 पहियों से भी ज्यादा तेज हैं। सामने तेज प्रताप ने कहा, गुरुजी, ये दोनों क्यूई संप्रदाय के स्वागत दूत हैं। हालांकि संप्रदाय के भीतर उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन एक बार जब वे पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो वे क्यूई संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या उन्हें मारना बुरा नहीं होगा? दक्ष ने उदासीनता से कहा, मैं उन्हें नहीं मार रहा हूं। तेज प्रताप चौंका, उन्हें नहीं मार रहे? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम उधम को मारना चाहते हो? दक्ष ने कहा, नहीं, मैं किसी को मारने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। तेज प्रताप एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, कठिनाई से निगल पाए, और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, यदि आप वास्तव में उन्हें मार देते हैं तो परेशानी और भी अधिक होगी। दक्ष ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, अगर तुम डरे हुए हो तो तुम वापस जा सकते हो। वैसे भी मेरा तुम्हें साथ लाने का कोई इरादा नहीं था। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, चूंकि मैं आपका शिष्य बन गया हूं,
इसलिए गुरु जो भी करें, एक शिष्य के रूप में मुझे भी उसका अनुसरण करना होगा। दक्ष को अचानक प्रेरणा मिली और उसने कहा, ठीक है, ये काम पूरा हो जाने के बाद तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। जाओ और किसी को बेवकूफ़ बनाओ। तेज प्रताप ने पूछा, कौन? दक्ष ने कहा, दिव्य चिकित्सक। फोन क्यू? सागरनगर शहर, दक्षिण जिला, किलिन होटल। निर्देशक सिमरन और सुषमा कार से बाहर निकले। उनके पीछे दो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो झोंकशान सूट पहने हुए थे। उनके बाल बीच से अलग थे, कैनवास के जूते थे और उनकी पीठ पर लकड़ी के बक्से थे। दोनों बूढ़े लोगों ने धूप का चश्मा और दाढ़ी भी पहन रखी थी। एक मोटा और एक पतला चलते फिरते अंधे कलाकारों की तरह दिख रहे थे। जैसे ही वे होटल में दाखिल हुए, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोक दिया। माफ़ कीजिए, हमारे होटल ने आप दोनों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित नहीं किया। दोनों बुजुर्गों फैंग और यून ने एक साथ देखा और रिसेप्शनिस्ट को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे एक बात घूर रहा है। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी। निदेशक सिमरन, परेशानी के बारे में चिंतित, जल्दी से अपना कमरा कार्ड निकाला और कहा, हम यहाँ मेहमान हैं। मैं उन्हें 2018 प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जा रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत माफ़ी मांगी और रास्ता छोड़ दिया। चारों लोग सीधे 20वीं मंजिल पर चले गए। कमरा संख्या 18 के सामने चारों लोग रुक गए। सिमरन और सुषमा ने दोनों को रोका और फिर निर्देशक सिमरन ने कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, वरिष्ठों। जिस दक्ष को आप ढूंढ रहे हैं वह अंदर है, लेकिन आप जल्दबाजी में अंदर नहीं जा सकते, अन्यथा वह भाग जाएगा। एल्डर फैंग ने शांति से कहा, हमारे यहाँ होने के कारण वह भाग नहीं सकता। एल्डर यून ने कहा, जब तक वह इस पूरी इमारत में है वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। एल्डर फैंग ने कहा, जल्दी करो और किनारे हटो। मैं उस बच्चे से हिसाब चुकता करने के लिए बेताब हूँ। उसने हमें गलत दिशा दिखा दी। हम कई ज़रूरी चीज़ें भूल गए। एल्डर यून ने पूछा, भाई फैंग, हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? एल्डर फैंग ने कहा, उस बच्चे से हिसाब किताब बराबर कर लो। एल्डर यून ने एक पल सोचा और कहा, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो पहले उस बच्चे से हिसाब किताब निपटा लेते हैं। सिमरन और दूसरे ने एक दूसरे को देखा। दोनों के भाव गंभीर हो गए। टकराना। एल्डर फैंग ने दरवाज़ा लात से खटखटाया। दरवाज़ा खुल गया। चारों ने अंदर देखा। प्रेसिडेंशियल स्वीट बहुत बड़ा था, खासकर किलिन होटल में। अंदर जाने पर एक विशाल बैठक कक्ष था जिसमें एक सोफा था, जिस पर एक कठोर चेहरे वाला, सफ़ेद बालों वाला विद्वान बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका बाल छोटा था और उसने लंबी बाजू का सफ़ेद टैंक सूट पहना हुआ था जिस पर फूलों और पक्षियों की कढ़ाई थी। वह एक चिकित्सा संबंधी किताब पढ़ रहा था और उसके बगल में एक 20 कुछ साल का युवक खड़ा था, जिसने सफ़ेद रंग का प्रशिक्षण सूट पहना हुआ था और उसके सिर पर काली पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, युवक की निगाहें तेज हो गईं और वह चुपचाप विद्वान वृद्ध व्यक्ति के सामने चला गया। बूढ़ा आदमी बाहरी दुनिया से बेखबर था और अपनी किताबों में डूबा हुआ था। युवक ने कहा, मिस सिमरन, मिस फैंग, कृपया एक तरफ हट जाए। सिमरन और सुषमा जल्दी से बूढ़े आदमी के पीछे दौड़े। सतर्कता से दो बुजुर्गों फैंग और यूं को देख रहे थे। दोनों बुजुर्गों फैंग और यून के चेहरे पर अभी भी भाव नहीं थे और उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपने हमसे झूठ बोला है। युवक ने कहा, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उसे मिस लिन बचाना चाहती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। दोनों बुजुर्गों ने अपनी तलवारें निकालते हुए धीरे धीरे अपनी पीठ पर रखे लकड़ी के बक्से खोले। उनकी आभा तुरंत बदल गई, जिससे सिमरन और अन्य को भय की गहरी अनुभूति हुई। हालांकि युवक अविचलित रहा। बागुआजांग के अमरेंद्र, कृपया मुझे समझाएं। पूर्वी उपनगर। उधम अपनी पोश कार चलाते हुए पहले ही उपनगरों में पहुंच चुका था। यहाँ जनसंख्या विरल थी और यातायात हल्का था। उधम अभी भी आश्चर्यचकित था और बोला, वरिष्ठों, आप 2 दिन सागरनगर शहर में क्यों नहीं रुकते? मुझे आपकी सेवा करने के लिए कुछ लड़कियां मिल सकती हैं। वुल्फ किंग का एक हाथ अभी भी जेब में था, लेकिन दूसरे हाथ में 3 करोड़ के 2 चेक थे। उसने सहजता से कहा, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वह बच्चा कभी भी हमला कर सकता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उधम चौंक गया और बोला, वरिष्ठ, आपने कहा था कि खतरा है। हमारे साथ मुसीबत मोल लेने कौन आएगा? भेड़िया राजा को अचानक होश आया और उसने विषय बदल दिया। उधम की भौहें तन गईं। अचानक उसने देखा कि 2 आकृतियां ठीक उनके सामने सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं और दोनों तरफ मछलियों के तालाब थे। गाड़ी तेज चल रही थी। ये देखकर वह घबरा गया और सहज ही ब्रेक लगाने का मन किया। लेकिन वुल्फ किंग ने 100 मीटर आगे 2 लोगों, दक्ष और तेज प्रताप को साफ देखा। वह एकदम से चौंक गया और दहाड़ा, मत रुको, उन्हें मारो। उधम को ये बहुत अजीब लगा। भेड़िया राजा अचानक इतना उत्तेजित, इतना भयभीत और डरपोक क्यों हो गया था? और वह इतना क्रूर था कि किसी को कुचलने की कोशिश करता था। उधम की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक्सीलेटर दबाने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसने आंखें तिरछी करके देखा तो सड़क के बीचों बीच 2 लोग साफ दिखाई दे रहे थे। दक्ष, तेज प्रताप। अरे बाप रे, ये तो वे हैं। धमाका।
पोष का एक्सीलेटर दबा हुआ था। उधम का चेहरा भेड़िया राजा से भी अधिक क्रूर और दुर्भावनापूर्ण था। उसकी आंखें लाल रंग से भरी हुई थीं क्योंकि वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। लानत है दक्ष, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि दक्ष अचानक यहाँ कैसे आ गया, वह तो बस दक्ष को कुचलना चाहता था। रास्ते में तेज प्रताप ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर, आप वास्तव में बहुत अधिक नफरत आकर्षित करते हैं। दक्ष ने कहा, नफरत न आकर्षित करने का मतलब है कि आप औसत दर्जे के हैं। याद है, औसत दर्जे के। तेज प्रताप, अंततः उसे समझ में आ गया कि दक्ष को इतनी नफरत क्यों मिली। अगर दक्ष उसका मालिक न होता तो वह उससे दिलो जान से नफरत करता। मालिक होने के बावजूद कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता कि उसका रक्तचाप बढ़ जाता। धमाका, पोष ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। तेज प्रताप ने दांत पीस लिए, तलवार निकाली और एक ही वार में उसे गिराने की तैयारी की। वह केवल मांस और रक्त था, उसका शरीर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली कार के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन दक्ष ने हिम्मत नहीं हारी, वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उधम, भेड़िया राजा और कार में बैठे सुअर राजा दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्ष चकमा नहीं देगा। क्या वह मूर्ख था? कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोगों का भाग्य अज्ञात था। तेज प्रताप पहले ही कूदकर दूर जा चुका था और तलवार से वार नहीं कर पाया। वह भी सदमे में दुर्घटना स्थल को देख रहा था। गल्प, जैसे ही धुआं और आग छंटी तो जो कुछ हुआ उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। दक्ष ठीक था, उसके कपड़ों पर केवल कुछ धब्बे जले हुए थे और वह ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाली है। दक्ष ने कार को लात मारी, जिससे वह दर्जनों मीटर दूर एक मछली तालाब में जा गिरी। धमाका, दर्जनों मीटर दूर कार में अचानक विस्फोट हो गया। अंदर से 3 आकृतियां अजीब सी चीखें निकालते हुए बाहर निकली और 3 छपाकों के साथ मछली के तालाब में जा गिरी। दक्ष ने ये सब एक ही त्वरित गति से संभाल लिया। तेज प्रताप पहले से ही अचंभित था। दूरी में भवनी, जो पीछे आ रही थी, पहले से ही अपनी कार पार्क कर चुकी थी और उसे बंद कर दिया था, यहाँ देख रही थी, वह भी अचंभित थी। वह बुदबुदाई, यह आदमी तो बिल्कुल राक्षस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले भोज में आए लोगों को इसे भड़काने की हिम्मत कहाँ से मिली। आज रात के पारिवारिक समारोह में जो भी उसे उकसाएगा वह शायद मुसीबत में पड़ जाएगा। उसी समय वह फिर से उत्साहित हो गई और हंसते हुए बोली, दक्ष, तुम्हारे पास और कौन से तुरुप के पत्ते हैं? जल्दी करो और उन्हें प्रकट करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझना चाहती हूँ। दक्ष ने मछली तालाब की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। वे मरे नहीं, है ना? इतने कमजोर। तेज प्रताप उसके पास आया, अपनी आंखें घुमाईं और बुदबुदाया, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है, एक राक्षस की तरह मजबूत? छप छप, अचानक 2 आकृतियां मछली तालाब से बाहर उड़ीं, पानी पर उतरीं, कुछ बार सतह पर आईं और फिर वापस सड़क पर आ गईं। भेड़िया राजा और सुअर राजा दोनों बहुत अस्तव्यस्त दिख रहे थे। वाह, आखिर कौन मछली के तालाब में मगरमच्छ रखता है? उधम पानी में तैरता रहा और किनारे पर आते हुए डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके पीछे 1 दर्जन मगरमच्छ भी किनारे पर आना चाहते थे, लेकिन 3 प्रथम श्रेणी के स्वामी और दक्ष ने उनकी ओर देखा और तुरंत उन्हें डराकर भगा दिया। उधम ने दक्ष को देखने से पहले कुछ देर तक कोसा, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्रोध से भरकर वह दहाड़ा, दक्ष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मौत को आमंत्रित करने और हमारा पीछा करने की हिम्मत की। तुम, शर्मा परिवार के एक निकम्मे आदमी, ऋतिका के निकम्मे पति। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम शर्मा परिवार से नाराज थे और बदला लेने के लिए हमसे बदला लेना चाहते थे? वह जोर से हंसा, पुई, तुम कमीने बेवकूफ, हमारी तरफ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? बोलते हुए वह आगे बढ़ा और दोनों क्यूई संप्रदाय के गुरुओं के बीच खड़ा होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुमने हमारा पीछा करने की हिम्मत तो की, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं। इन 2 क्यूई संप्रदाय के वरिष्ठों को देखकर तुम इतने डर गए हो कि हिल भी नहीं सकते। वह अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट था, उसका मुंह लगभग आसमान तक पहुंच रहा था, उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। हालांकि उसने भेड़िया राजा और सुअर राजा की आंखों में गंभीर भाव नहीं देखा, लेकिन भेड़िया राजा का ध्यान दक्ष पर था, जबकि छोटा मोटा सुअर राजा तेज प्रताप को गौर से देख रहा था। अभी अभी जिस क्षण तेज प्रताप ने अपनी तलवार खींची, उसे एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने का एहसास हुआ। उधम ने ठंडी मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया और अपना हाथ उठाया, दक्ष को थप्पड़ मारने के लिए। थप्पड़, लेकिन वह बहुत धीमा था। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और उसे वापस मछली तालाब में पटक दिया। वाह, मगरमच्छ कितने डरावने होते हैं। उधम फिर से पानी से बाहर आया, गुस्से में बोला, दक्ष, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता रविंद्र इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रभारी व्यक्ति हैं? मुझे मारो और मैं तुम्हारे पूरे शर्मा परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
दक्ष की निगाहें तेज हो गईं और उसने तुरंत उधम को डरा दिया, जिसे उस दिन पारिवारिक समारोह में दक्ष द्वारा हावी होने का डर याद आ गया। उसका शरीर थोड़ा शिथिल पड़ गया और वह भेड़िया राजा और सुअर राजा के पीछे छिप गया। बाहर झांककर भयभीत स्वर में बोला, दक्ष, तुमने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा अंत हो चुका है। हालांकि दक्ष ने उसकी ओर नहीं देखा। उधम तो बस एक निकम्मा इंसान था। वह 2 क्यूई संप्रदाय के गुरुओं के लिए आया था। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और उदासीनता से कहा, सामान सौंप दो। भेड़िया राजा और सुअर राजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। दक्ष, क्या तुम पागल हो? तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अगर हमारे पास हो तो शायद हम तुम्हारे लिए छोड़ दें। खासकर भेड़िया राजा, जिसने गंभीरता से कहा, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम सचमुच अजेय हो? तुमने हमारा पीछा करने की हिम्मत की, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। दक्ष ने शांति से कहा, आपके पास जितने भी क्यूई संप्रदाय के अमृत और पैसे हैं, उन्हें सौंप दीजिए। भेड़िया राजा और सुअर राजा चौंक गए, फिर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। तो तुम वो 2 चेक वापस लेना चाहते हो? कितनी बेतुकी बात है। ये शर्मा परिवार और तुम्हारे बगल वाले उस बूढ़े आदमी ने दिए थे। तुमने तब उन्हें लेने की हिम्मत नहीं की और अब तुम हमारे पीछे आ गए हो, सिर्फ तुम दोनों, और उन्हें मानने की हिम्मत कर रहे हो। तुम हमारे क्यूई संप्रदाय के अमृत भी चाहते हो, तुम मूर्ख हो। भेड़िया राजा हंसा, हमारे पास सचमुच 2 1 क्यू गोलियां हैं, जो हमें हमारे कामों के लिए संप्रदाय से मिले इनाम हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में ये क्षमता है तो आकर ले लो। झनकार बोलने के बाद लंबा पतला भेड़िया राजा कांप उठा और फिर उसने 9 खंडों वाला एक कोड़ा पकड़ लिया, जो ठंडी रोशनी से चमक रहा था। छोटे कद के हटे कट्टे सुअर राजा ने भी हंसी, उसके हाथ में एक उल्कापिंड हथौड़ा दिखाई दिया। दोनों ने एक चिमटा सा घेरा बना लिया और दक्ष को घेर लिया। दक्ष मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास ये हैं। मेरी पत्नी इन्हें खाना चाहती है, इसलिए इन्हें मेरे हवाले कर दो। हा हा हा। क्यूई संप्रदाय के 2 सदस्यों ने अभी अपनी घमंडी हंसी शुरू भी नहीं की थी कि उनके पीछे छिपा सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उसने व्यंग्य किया, दक्ष, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, शर्मा परिवार के निकम्मे दामाद के सिवा कुछ नहीं। तुम अपनी बीवी को भी नहीं संभाल सकते और सोचते हो कि तुम हमसे मुकाबला कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता, ये दोनों वरिष्ठ क्यूई संप्रदाय के गुरु हैं, जो 8 स्तरीय मूर्ति साधना में कुशल हैं। क्या तुम उनके बराबर हो? भेड़िया राजा और सुअर राजा, जिनकी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने बहुत प्रशंसा की थी, ने भी ठंडे अहंकार में अपना सिर उठाया। खासकर वुल्फ किंग, उसका लंबा और दुबला शरीर सीधा हो गया था, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। सफेद कपड़ों वाले आदमी की चापलूसी सुनकर उसे भी लगा कि वह पहले बहुत ज्यादा सतर्क हो गया था। दक्ष तो एक बेकार दामाद था, सागरनगर शहर में नंबर 1 लिव इन दामाद, इसमें चिंता की क्या बात थी। दूर से भवनी ने देखा कि लड़ाई शुरू होने वाली थी, वह बहुत घबरा गया। तेज प्रताप भी बहुत चिंतित थे। यदि दक्ष उन दोनों को नहीं हरा सका तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। उसने सोचा नहीं था कि वह 2 शीर्ष प्रथम श्रेणी के गुरुओं को हरा सकेगा, खासकर जब वे क्यूई संप्रदाय से थे। उसने सोचा कि तब तो बचकर निकलना भी एक समस्या होगी और उनके क्रोध को शांत करने के लिए उसे और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दक्ष, तुम निकम्मे हो, नरक में जाओ। वुल्फ किंग का 9 खंड वाला चाबुक बाहर निकला और उसके दूसरे हाथ ने त्वरित क्रम में 3 बार वार किया। राजा यम का 3 बिंदु प्रहार। छोटे मोटे सुअर राजा ने भी अपना उल्का हथौड़ा घुमाया। 3 रास्तों ने दक्ष को रोक दिया, उसे मार डालने का इरादा। बगल में खड़े तेज प्रताप को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई, उसकी आंखें भय से गंभीर हो गईं। कितना भयानक! अगर मैं इन 2 आदमियों की जानलेवा चालों का सामना करूं तो मैं जरूर मर जाऊंगा। सफेद कपड़े पहने आदमी भी भयभीत था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, कितना भयानक! क्यूई संप्रदाय के 2 वरिष्ठों की अपेक्षा के अनुसार दक्ष निश्चित रूप से मर चुका है। भवनी का मुंह सूख गया था, वह डर के मारे देख रही थी। उसे कुछ हद तक पछतावा हो रहा था कि उसने दक्ष को बदला लेने से क्यों नहीं रोका। तमाचा। दक्ष के चेहरे पर शांति थी। उसने थप्पड़ मारा, 9 अखंडी चाबुक को झटक दिया, फिर आगे बढ़कर वुल्फ किंग की उंगली पकड़ ली। कचा की आवाज के साथ उसने अपनी उंगली चटका दी। टकराना। उसने अपना पैर उठाया और एक ही झटके में सिर के आकार के उल्कापिंड के हथौड़े पर लात मारी, जिससे वह फट गया। उसका पैर रुका नहीं, बल्कि सीधे 300 पाउंड से ज्यादा वजन वाले सुअर राजा पर लात मारी। क्रैक क्रैक। बस एक ही लात से सुअर राजा के शरीर में सैकड़ों पसलियां टूट गईं, एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। वह बहुत दूर जा गिरा, उसका शरीर ऐंठ रहा था। शायद वह बच नहीं पाएगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मरने से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत सुदूर सागरनगर शहर में और एक निकम्मे दामाद के पैरों तले होगी। क्या वह निकम्मा नहीं था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वुल्फ किंग के दिमाग में भी यही विचार गूंज रहा था।
उसकी उंगली टूट गई और फिर दक्ष के थप्पड़ से उसका आधा चेहरा बिगड़ गया। उसका दिमाग उसकी खोपड़ी में इधर उधर घूमने लगा, बस बाहर निकलने ही वाला था। काफी देर बाद वुल्फ किंग ने अंततः कठिनाई से जमीन पर घुटने टेके और जीवन पर सवाल उठाया। हिस तेज प्रताप हौंफने लगे। भवनी की खोपड़ी में झुंझुनी हुई। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी सदमे में था और उसकी जान पर बन आई। वह पहले से ही बुरी तरह डर गया था। जमीन पर घुटने टेक रहा था, बार बार झुक रहा था, डर के मारे दया की भीख मांग रहा था। दया, दया, दक्ष। नहीं, नहीं, ग्रैंड मास्टर मित्तल, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दो। मेरे पिताजी इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रभारी हैं। मुझे मत मारो। मैं अपने पिताजी से तुम्हारे शर्मा परिवार को एक मौका देने के लिए कहूंगा ताकि तुम्हें क्यूई संप्रदाय में प्रवेश करने और प्रसिद्धि पाने का अवसर मिले। दक्ष ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वुल्फ किंग की तरफ बढ़ा और उससे 2 सफ़ेद मिट्टी की बोतलें ले लीं। दोनों में क्यूई गोलियां थीं और कुछ चेक भी। बूढ़े आदमी और तेज प्रताप द्वारा हस्ताक्षरित 300 मिलियन। अन्य कुछ चेक जो संभवतः वुल्फ किंग और उसके साथी द्वारा जबरन वसूले गए थे, की राशि 500 मिलियन थी। दक्ष मुस्कुराया। ये सब उसके लिए सुविधाजनक था। उसने उन्हें अपने आलिंगन में समेट लिया और महसूस किया कि वह पूरी तरह से न्यायसंगत है। तेज प्रताप बगल से देख रहा था, उसका मुंह ऐंठ रहा था। वह सचमुच दक्ष को याद दिलाना चाहता था कि क्या वह उसका चेक उसे वापस कर सकता है। हालांकि अंततः उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। सब कुछ संभालने के बाद दक्ष को अंततः सफ़ेद कपड़े पहने आदमी पर नज़र डालने का समय मिला। जब उस आदमी ने दक्ष को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह इतना डर गया कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। दक्ष ने थूका, फिर वुल्फ किंग की ओर चला, उसे हथेली से मारा, सीधे उसके सिर को कुचल दिया और लापरवाही से उसे मछली तालाब में फेंक दिया। जल्द ही मगरमच्छ बार बार पानी उछालते हुए ऊपर आ गए। तेज प्रताप ये सब देखता रहा, उसका मुंह सूख गया। अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यही वो दक्ष है जिसे वह जानता था। कुछ समय पहले तक शर्मा परिवार में हर कोई उसे परेशान करता था। अब वह बिना पलक झपकाए निर्णायक और निर्दयी तरीके से हत्या करता है। वह कुछ हद तक खुश था कि उसने दक्ष को उकसाया नहीं था। भवनी का मुंह भी सूख गया था, वह बहुत डरी हुई थी। बीप बीप बीप। तभी रितिका ने पुकारा, दक्ष, तुम्हें टेकअवे लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी वापस आओ, मेरे पापा वापस आ गए हैं। तुम जानबूझकर उनसे उस बात की वजह से तो नहीं बच रही हो, है ना? दक्ष मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। उसने फ़ोन रख दिया और कुछ ही देर में रितिका का संदेश आया, आज रात ढंग से रहना। मेरे पिताजी को पता है कि घर पर क्या हुआ है और वे बहुत गुस्से में हैं। वे तुमसे जो भी कहें उसे दिल पर मत लेना। दक्ष ने संदेश हटा दिया। ससुर, हे, वह तो अपने ससुर को भी मुंह नहीं दिखाएगा। तेज प्रताप ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जमीन पर पड़े सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, अगर यह आदमी नहीं मरा तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देगा। दक्ष ने रहस्यमय ढंग से कहा, उसे छोड़ दो, मुझे अभी भी उसकी ज़रूरत है। मास्टर, हम शायद जानते हैं कि फायर किंग से किसने संपर्क किया था, तेज प्रताप ने अचानक कहा। दक्ष ने पूछा, कौन? तेज प्रताप ने कहा, रमेश शर्मा। रमेश शर्मा, शर्मा परिवार के तीसरे मास्टर। दक्ष की आंखों में एक तेज चमक चमकी, फिर गायब हो गई। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे मारने के लिए फायर किंग को 300 मिलियन देने को तैयार होगा। वो मुझसे सचमुच नफरत करता है। तेज प्रताप ने कहा, उसने पैसे नहीं दिए। वह वीर परिवार का प्रमोद वीर था। जी बेनफेन ने अग्नि राजा और बाकियों से मिलवाया था। प्रमोद वीर, वीर परिवार के 9वें मास्टर। दक्ष हंस पड़ा, उसकी आंखें एक भयावह इरादे से भरी थीं। हे, उसने मेरे 2 अरब डॉलर रोक लिए और अब 3 करोड़ डॉलर से मेरी जान खरीद रहा है। दिलचस्प है, सचमुच दिलचस्प। तेज प्रताप ने पूछा, क्या मुझे उनसे निपटना चाहिए? दक्ष ने शांति से कहा, कोई ज़रूरत नहीं। तुम वापस जाओ, मुझे अगले 2 दिनों में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। वह अभी भी चाहता था कि तेज प्रताप उसे दिव्य चिकित्सक फॉर्म क्यू का परीक्षण करने में मदद करें। तेज प्रताप तुरंत सहमत हो गए और फिर दूर चले गए। इस बीच दक्ष भवनी की कार के सामने गया जो जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कार का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया, वह भी एक ही सहज गति में। अंधेरा हो गया है, चलो घर पर पुनर्मिलन भोज के लिए चलते हैं, दक्ष ने शांति से कहा। भवनी ने कहा, क्या आप मुझे आदेश देना बंद कर सकते हैं? हालांकि उसने फिर भी गैस पर पैर रखा, फिर एक सुंदर बहाव किया और तुरंत वापस मुड़ गई। शर्मा परिवार के पक्ष में लालटेनें लटका दी गईं और हर कोई बहुत उत्साहित था। हालांकि दक्ष और भवनी के प्रवेश करने के बाद जब इन लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने या तो उन्हें सीधे अनदेखा कर दिया या एक ठंडी खर्राटे निकाली। हम्फ, पा, बेकार, उपद्रवी। दक्ष और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वे घृणा से भरे हुए जमीन पर थूकने लगे।
आंतरिक प्रांगण तक जाते हुए दक्ष की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई। भवनी ने चिढ़ाते हुए कहा, दक्ष, देखो शर्मा परिवार में तुम्हारी लोकप्रियता कितनी खराब है। क्या आप आज रात सभी को बताने जा रहे हैं कि आपने क्यूई संप्रदाय के स्वामी को हरा दिया है? दक्ष ने कहा, वरना मैं वापस क्यों आऊंगी? ठीक है, बोली दासी। भवनी, क्या ऐसा है कि मैं, भवनी, अब चाकू नहीं पकड़ सकती, या तुम, दक्ष, बहुत घमंडी हो गई हो?